आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। ईद की छुट्टियों के बाद एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी मारूफ हस्ती, एक ऐसी मारकतुल आरा हस्ती जो बजाते खुद किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जो वज़ीर आला पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल हस्ती पंजाब की हद तक कम से कम समझे जाते हैं। आए दिन टेलीविज़न पर अपीयरेंस देते रहते हैं, दिलों को भरमाते रहते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, कंट्रोवर्सीज़ बाइक करते रहते हैं और वो भी कैश। कोशिश करते हैं कि इनकी मौजूदगी से हस्ब तौफीक फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? जी बिल्कुल ठीक है सर। जनरल नॉलेज के लिए ये मुझे बताएंगे कि एक आम आदमी जानना चाहता है, जिस मुल्क में, जिस सूबे में लॉलेसनेस का ये आलम हो कि लॉ मौजूद ही ना हो और अगर हो भी तो गरीबों को कुचलने के काम आता हो, वहाँ लॉ मिनिस्टर की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए जी, अगर लॉ मौजूद है तो फिर लॉ मिनिस्टर की ज़रूरत तो है। ये अलग बात है कि वो किस हद तक जो है वो मौसर है या नहीं है, लॉ मिनिस्टर या लॉ? और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि देखें, हम पूरी कोशिश करते हैं कि कानून जो है वो हर किसी कमज़ोर हो या ताकतवर हो, गरीब हो या अमीर हो, उसके ऊपर जो है वो उसे जो है वो यकसा जो है वो अप्लाई किया जाए। और मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर दूं कि ये वैसे एक गलत तस्सर है कि कानून जो है वो सिर्फ वज़ीर कानून जो है वो अप्लाई करते हैं, उसमें पुलिस का भी अमल दखल होता है और फिर सबसे बड़ा अमल दखल जो है वो अदालतों का होता है। और अदालतें जो है वो किसी हुकूमत या वज़ीर कानून के मतहत नहीं होती। अच्छा, ये अमल दखल पे याद आया, अमल तो कमी करती है, दखल ज़्यादा देती है पुलिस, ख़ासतौर पे पंजाब में, क्या कहेंगे? नहीं, ये एक ऐसा तस्सर है जिसको बावजूद जो है वो बढ़ाया गया है। अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको ये बता सकूँगा कि पुलिस का रोल जो है वो पंजाब में अब काफ़ी डिफरेंट हो चुका है और वो एक रवायती जो थाना कल्चर था उसको हमने काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म कर दिया है। जमशेद दस्ती इसी आपकी फैसिलिटी से, इसी नेमत से, इसी सहूलत से महजूज़ हो रहे हैं सर? जी बिल्कुल। जब उनका कल बयान मीडिया की जीनत बना तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो उनको एक बाकायदा मेडिकल बोर्ड ने उनको चेक किया और उनको जो है वो पूरी तरह से जो है वो सेहतमंद करार दिया। कोई उनके ऊपर तशद्दुद दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। फिर उसके बाद जो है वो आईजी जेल खाना जात को कहा गया कि वो जाएं, जाके बिलमुशाफ़ा उनसे मुलाकात करें और उनसे पूछें कि उनको कोई जो है वो गलत तरह से या कोई गलत हालात में रखा तो नहीं गया। उन्होंने बाकायदा जाके इस बात को इंश्योर करके जो है वो रिपोर्ट दी और सिर्फ आईजी जेल खाना जात या डॉक्टरों का पैनल नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोदा ने भी जो है वो उनको कल जो है वो उनसे मुलाकात की। उनको जाके जेल में जहाँ पे रखा गया है वहाँ पे जाके उनसे मिले और इस बात की जो है वो तरदीद की। और मैं आपको पूरे यानी वसूख से और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनका ये बयान जो है, मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन बहरहाल ये गलत बयानी थी। सर ये मुझे बताइएगा, जमशेद दस्ती से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपकी मौजूदगी से कुछ फ़ायदा उठाते हैं। जो है वो गलत हालात में नहीं रखा गया। जहाँ तक मुकदमे का तल्लक है तो मुकदमा जो है वो उनके ऊपर ज़रूर दर्ज हुआ और उस मुकदमे में एक लफ्ज़ भी गलत नहीं है। जो उन्होंने किया उसके मुताबिक उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। सर ये मुझे बताइए, एक आम तासुर है कि हमारी सियासी जमातों और सावन के अंधों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। सियासी जमातों को जब वो हुकूमत में होती हैं तो हर तरफ गुलो गुलजार नज़र आता है, दूध और शहद की नहरें बहती हुई दिखाई देती हैं। इसी तरह सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली नज़र आती है। इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क देखते हैं आप या मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए, बात यह है कि आजकल तो मीडिया में भी बैठ के लोग जो है ना वो भी यानी सावन के अंधों की तरह जो है वो हर तरफ अंधेरा ही देखते हैं और किसी तरफ उन्हें जो है वो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती, हर तरफ जो है वो नेगेटिविटी नज़र आती है। उनको अगर नेगेटिव बात हो तो वो झूठ भी हो वो सच नज़र आती है और अगर पॉजिटिव बात हो तो वो जितना मर्जी सच हो उसको वो जो है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो उनको दिखाई नहीं देती। सर आप यकीन जानिए, ये जो जवाब आपने दिया है इससे आपने मेरे अगली मंजिल को आसान कर दिया। अगला सवाल इनवैलिड हो जाता अगर आप ये जवाब ना देते। अंदाज़ा कीजिए कि आपकी गवर्नेंस का आलम क्या है। बरतानवी जरीदा है इंडिपेंडेंट, 11 मई 2017
खबर शाया करता है जिसके मुताबिक शेखुपुरा में एक 13 साला बच्चे के तनख्वाह मांगने पर, ज़ाहिर है अखबार अंग्रेजी में उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ, एक 13 साला बच्चे की तनख्वाह मांगने पर मालिक ने चारा काटने वाली मशीन से बच्चे का दायां हाथ काट डाला। वज़ीर आला ने हमेशा की तरह रिपोर्ट तलब कर ली। 24 जुलाई 2014 माजी एक और मारूफ अंग्रेजी रोजनामा बताता है कि किस तरह पंजाब ही के एक और इलाके गुजरात में एक तनाज़े के बाद एक 10 साला बच्चे के दोनों बाजू काट डाले गए। हुस्ने इत्तेफाक ये कि इस बार भी वज़ीर आला ने रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला हाउस, वज़ीर आला पंजाब हाउस कितना बड़ा है, इतनी सारी रिपोर्टें कैसे आती हैं वहाँ, और उन रिपोर्टों का होता क्या है? रद्दी में तोलते हैं, क्या करते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा जो है वो आपने सवाल किया है, और यही बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क दुश्मन जो हैं वो तो इस किस्म की बेपर की जो है वो उड़ाते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हम वतन, हमारे वतन से मोहब्बत करने वाले लोग भी जो हैं वो सावन के अंधों की तरह जो है वो उनकी कहानी को जो है वो तोते की तरह जो है वो बयान करते चले जाते हैं। ये जो शेखुपुरा वाला वाक़या आपने बयान किया है, इस वाक़े का सिर्फ नोटिस नहीं लिया, बल्कि इस वाक़े को बाकायदा वो चीफ मिनिस्टर साहब गए वहाँ पे, और वहाँ पे जाके उन्होंने उस फैमिली से मुलाकात की, उनकी माली इमदाद भी की, और उनके ऊपर एक हाई लेवल जो है वो इंक्वायरी बिठाई और इंडिपेंडेंट लोगों को उसकी इंक्वायरी पे लगाया। आप यकीन करें कि जो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का रिज़ल्ट है जो अनचैलेंज्ड है, उसके मुताबिक उस बच्चे का हाथ जो है वो चारे की मशीन में आके कटा, उसका हाथ जो है वो किसी ने नहीं काटा था। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखें कि हम अपने मुल्क को जो है वो, और गुजरात वाले वाक़े में क्या हुआ था सर? हम रोज़ शाम को ब्रश लेके बैठते हैं और अपने ही मुंह के जो अपने जो है वो मुल्क का जो है वो चेहरा उसको जो है वो ब्लैक करना शुरू कर देते हैं। गुजरात वाले वाक़े में क्या हुआ था सर? गुजरात वाला वाक़या जो आपने जी, गुजरात वाला जो वाक़या है, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं कि ये कब का वाक़या है, लेकिन अगर आप ये रिसेंट की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है ये वाक़या वैसे ही गलत रिपोर्ट हुआ है। गुजरात में इस किस्म का वाक़या पिछले 2-4 माह में तो नहीं हुआ। अगर को आप पुरानी बात कर रहे हैं जी, पुरानी बात है सर, 2014। आप तो जिसके हाथ कटे वो भी भूल गया। नहीं, ये गलत होगा, ये गलत होगा। ये गलत नहीं है सर, मैंने खुद देखा है, तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया है। मैंने उस दिन इसे एक हैपनिंग के ऊपर आर्टिकल लिखा था। मैं आपको वेरीफाई जो देखना, जो चीज़ वेरीफाई हुई है मैंने आपको बताई है। मैं ऐसे तो नहीं बात करूँगा, मैं आपको वेरीफाई करने के बाद इसकी भी जो है वो मैं आपको बात बता सकूँगा और इसके मुतल्लिक भी। और अगर ये वाक़या दुरुस्त था तो मुलज़मों को करार वाक़ई सज़ा मिल चुकी होगी, और अगर ये नहीं था तो फिर उसके मुताबिक जो है वो मैं अर्ज़ कर सकता हूँ होगी। इसका मतलब है ये राय चैलेंजेबल है। अच्छा सर, ठीक है, आपने बताया, मैंने मान लिया, आगे बढ़ते हैं। होठ नहीं, सुन लें, नहीं, एक मिनट की बात है। होठ सीने का एक वाक़या हुआ था, एक यहाँ लाहौर में होटल में जो है वो लड़की के रेप का वाक़या हुआ था, एक खामद अपनी बीवी के साथ जा रहा था, उसको जनाब रास्ते में डाकू पड़ गया, बड़ा जुल्म किया, उसकी बीवी को जो है वो जो हामला थी हलाक हो गई। मीडिया ने वो बात जो है वो उठाई कि पूरी दुनिया में नशर कर दी। जब बाद में पता चला कि वो कत्ल करने वाला वो खामद साहब खुद ही थे, और जब वो पकड़े गए और उन्होंने अपना इकरार जुर्म भी किया, उसके बाद हम जोर ही लगाते रहे हैं, किसी मीडिया को, किसी साहब को ये तौफीक नहीं हुई कि उस खबर को उस तरह से नशर कर दें ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये वाक़या झूठा था। ठीक है सर, तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपकी ये बात कन्वे हो गई है। ये मुझे बताइए, एक और अंग्रेजी जरीदे को हुकूमत पंजाब और राना सनाउल्लाह से क्या दुश्मनी जो उसने ये खबर छपवाई? अशात है इसकी मई 2, 2017। खबर बताती है क्राइम्स ऑन द राइज, 3,500 robberies in first 4 months of 2017. Citizens remain at the mercy of criminals as more than 3500 cases of theft, including street crimes, vehicle snatching, lifting and burglaries have been reported from January 1 till April 25, 2017. It is ironic that despite spending billions of rupees in the capacity building of policemen and deploying well-equipped forces such as Dolphin Squad and Police Response Unit, law enforcers are still unable to provide security to the locals. खबर लंबी है, अगर आप चाहें तो मैं और सुना सकता हूँ। जी, ये खबर गलत है, इसको आप पढ़ने में अपना वक्त जो है वो ज़ाया ना करें। आप ये लाहौर से मुतल्लक बात कर रहे हैं। लाहौर एक तो अल्लाह के फजल से दिसंबर तक सेफ सिटी बनने जा रहा है, और इंशाल्लाह ये कैमरे की आंख से जो है वो एक हॉल में जो है वो बंद होगा, और वहाँ से जो है वो हर तरफ जो है
हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो वेल इक्विप्ड जो है वो मौजूद होंगी। डॉल्फिन फोर्स भी 100% उसी वक्त जो है वो अपना काम कर सकेगी और इंशाअल्लाह ताला ये स्नैचिंग की वारदातें और इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये ज़ीरो पे आ जाएंगे। लेकिन अब भी जो सूरत हाल जी है वो पहले से बहुत बेहतर है और आप अमूमी हालात जो है वो आप लाहौर के आप देख सकते हैं कि लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल क्या है और क्राइम की जो है वो सूरत हाल क्या है। क्राइम जो है वो ऑन राइज़ नहीं है बल्कि टूवर्ड्स जो है वो लोएस्ट है और इस बात का हमारे पास सबूत है। ये रिपोर्ट जो है ये मैं समझता हूँ कि किसी ने बहरहाल इसी तरह से जो है वो नेगेटिव पीटीआई ने छपवाई थी रिपोर्ट जो है वो छाप दी है। ये हो सकता है कि पीटीआई ने या पीटीआई का ज़ेर रखने वाले किसी ने ऐसा किया हो। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइएगा, एक और वाकया हुआ था थोड़ा सा पुराना है, अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी शायद किसी पीटीआई दोस्त ने छपवाई हो। बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट है, पाकिस्तान सूफी श्राइन 20 मर्डर्ड इन पंजाब। अगर आप कहें तो मैं इसका कंटेंट सुना देता हूं, वरना आपको शायद याद आ गया होगा। 20 लोग कितने मर्डर, कितने मर्डर 20 कहां पे? मैं पढ़ता हूं, कहां पे मैं पढ़ रहा हूं सर। 20 people have been murdered and several others wounded at a Sufi shrine near the city of Sargodha in Pakistan's Punjab province, police say. Deputy Police Commissioner Liaqat Ali Chattha said the main suspect was the shrine's custodian Abdul Wahid. One survivor told police Mr. Wahid had called followers into his chamber one by one and drugged them. He and his companions then killed them with a dagger and a stick. याद आया सर? जी मुझे बिल्कुल याद आया, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये वाक़या किस तरह से हुआ था? और अगर आपको मालूम है तफसीलात का तो फिर मुझे बड़ी हैरानी है कि आप इसमें जो है वो पुलिस का या हुकूमत का जो है वो गुनाह निकाल रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वाक़े की ज़िम्मेदारी है हमारी तवहम परस्ती, हमारी ये पीरी मरीदी की जो लानत जो है वो हमारे माशरे में जो है वो सरायत कर गई है। और ये लोग सारे जो थे ये वॉलंटरली वहाँ पे गए और वहाँ पे वो नशा आवर जो खाना जिसको वो लंगर कहते हैं वो खाया और उसके बाद वो पीर के हाथों जो है वो हलाक हुए। और हालत ये है, सुन लें, हालत ये है कि उनमें से उनका किसी भी उनका कोई जो उनके बहन भाई हैं या फैमिली के लोग हैं, कोई मुद्दई बनने को तैयार नहीं है पीर के ख़िलाफ़। वो कहते हैं कि जी पीर जब चाहेगा उनको ज़िंदा कर देगा। अब आप मुझे बताएं कि इस किस्म की तवाहम परस्ती का जो है ये आलात जो है ये तो मेरा ख़्याल है कि किसी के पास भी नहीं है, मासवाए इसके कि थ्रू एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है वो हुकूमत भी कोशिश करे, आप भी कोशिश करें और लोगों को इस किस्म के तोहमात से जो है वो निकालें। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है सर कि ये जहल की वजह से हो रहा है, लेकिन जब हालत ये होगी कि सरकारी स्कूलों में गधे बांधे जाते हैं, पीर की हथकड़ी उस पीर को, अच्छा सुन ले, उस पीर को हथकड़ी लगी हुई थी और वो जब उसको अदालत में सेशन कोर्ट में पेश किया गया, गवाह तो अब उसके खिलाफ पेश कोई नहीं हो रहा, तो जज ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि आप मेरी हथकड़ी खोल दें, वो जितने लोगों को मारा मैं उनको ज़िंदा कर देता हूँ। यानी हथकड़ी अपनी नहीं वो खुलवा सकता, लेकिन मरे हुए को जिंदा वो कर सकता है। ठीक है सर यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आपसे गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन यह वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, मुल्क के एक सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट उर्दू रोज़नामे की खबर बताती है, सानह अहमदपुर शर्किया ने हुकूमत पंजाब के बेहतरीन हुक्मरानी के दावों का पोल खोल दिया। जनूबी पंजाब की 3.5 करोड़ आबादी के लिए महज एक नामुकम्मल बर्न यूनिट गुज़िश्ता 12 बरसों से आवाम का मुँह चिढ़ा रहा है। बर्न यूनिट का आगाज़ चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में हुआ। बाद अज़ां यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी इसकी तकमील की कोशिशें की, ताहम सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जो और मुजरिमाना गफलत के सबब ये मनसूबा आज तक नामुकम्मल है। बर्न यूनिट के 67 में से सिर्फ 40 बिस्तर फंक्शनल हैं। क्या कहेंगे सर? ये ख़बर भी जो है मेरा ख्याल है कि या तो वो चौधरी परवेज़ इलाही का कोई यानी करीबी जो है वो है या कोई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की किसी को हमदर्दी है। ये इंतहाई गलत और बेबुनियाद और मुतस्सब ख़बर है।
मुल्तान का जो बर्न यूनिट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो 100% मुकम्मल है और वहाँ पे 72 बेड्स की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। इसी तरह से बहावलपुर में जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है उस पे जो है वो बर्न यूनिट और वहाँ पे जो है वो बर्न पेशेंट्स की जो है वो सहूलत मौजूद है। इसी तरह से वहाँ पे कोर हेड क्वार्टर है और आर्मी का जो हॉस्पिटल है उसमें भी बर्न यूनिट जो है वो काम करता है और इस वक्त भी गालबन 16 मरीज़ जो है वहाँ पे ज़ेर इलाज है। देखें, बर्न यूनिट जो है वो ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ पे एक कमरा बना दें और वहाँ पे जाके मशीनें रख दें। उसके लिए आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड और हाईली टेक्निकल ह्यूमन सोर्स दरकार होता है जो कि आप हर तहसील हर गांव में जो है वो उसको नहीं बना सकते। उसे जो है वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे या बड़े डिवीजन्स पे जहाँ पे ये सोर्सेज इजीली अवेलेबल हों, ह्यूमन सोर्स जो है वो अवेलेबल हो, वहाँ पे जो है वो उनको मेंटेन किया जाता है। और उसके बाद तकरीबन हर हॉस्पिटल में जो सर्जिकल वार्ड होता है वहाँ पे फ़र्स्ट एड की सहूलत जो है वो मौजूद होती है। फ़र्स्ट एड के बाद जो मरीज़ शिफ्ट होने हों उनको फौरी तौर पे जो है वो बर्न यूनिट्स में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से अहमदपुर शर्किया में हुआ और वहाँ पे जो है वो विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम जितने लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत थी वहाँ बहावलपुर से उनको जो है वो मुल्तान और कुछ जिनकी ज़्यादा क्रिटिकल थी उनको लाहौर जो है वो शिफ्ट किया गया। सर, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी बात आप कह रहे थे जिसको मैंने एक सवाल की सूरत देने की कोशिश की लेकिन वक्त कमी के सबब ऐसा ना हो सका। आपके ख्याल में सानेह अहमदपुर शर्किया जो हुआ उसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह कोर। देखें, उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन के दूसरे दिन जो है वो वाक़या एक कराची में हुआ। वहाँ पे एक जो है वो सोडा वाटर की जो डालों की एक वैन थी वो वहाँ पे एक्सीडेंट का शिकार हुई और वो जो वहाँ पे देखने को आया वो सोशल मीडिया पे वो शायद आपने भी जो है वो पिक्चर्स देखी हों। देखिए, हमारा एक अमूमी रवैया ये है कि जब वहाँ पे वो तेल बहने लगा तो उसको इकट्ठा करने के लिए मैं बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि वो मासूम लोग थे। उन्हें ये कतई नहीं अंदाज़ा था कि ये क़यामत हमारे ऊपर जो है वो टूट पड़ेगी। अगर मैं आपकी बात को अपने अल्फाज में बयान करूं मुख्तसरन तो यही था कि तालीम की कमी, शऊर का फुकदान। मैं सही कह रहा हूं सर? नहीं, इसमें तालीम की कमी आप इस तरह से नहीं कह सकते कि आप यकीन करें कि वहाँ पे कुछ तो वो एक आबादी जो है बदकिस्मती ये हुई कि वो टैंकर जो है वो बिल्कुल एक आबादी के सामने आके जो है वो गिरा और वहाँ से बच्चे और औरतें जो है वो फौरी तौर पे जो है वो वहाँ पे आ गए बर्तन लेके घरों अच्छा, से। एक बात सर, ये मुझे बताइए वो टैंकर जिस ABCD कंपनी का भी था। सर मुझे एक बात तो बता दीजिए, एक छोटी सी बात सुन लें। आप जिस सानहे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं मैं सिर्फ उसी से मुंसलिक एक ज़िमनी सवाल पूछना चाह रहा हूं। वो टैंकर जिस ABCD कंपनी का भी था उसकी इस बात से कतई नज़र के पाकिस्तान में उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, इस बात से कतई नज़र के मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट को उसके मालिकान कितने पैसे जारी करते हैं इश्तिहारात की मद में, क्या उस कंपनी के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई की कोई उम्मीद रखी जाए या फिर इस बार भी इल्ला माशाल्लाह ही है? देखें, बात यह भी इल्ला माशाल्लाह वाली बात जो है ना वो तो बनती नहीं है। पहले मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूं जो आपने तालीम की कमी की थी कि वहाँ से गुज़रने वाले जो मोटरसाइकिलों पे सवार थे उनमें से अक्सरियत जो है वो पढ़े लिखे या मुलाजिम लोगों की थी। 75 के करीब जो है वो मोटरसाइकिल भी वहाँ पे जले हैं और उनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो आग में जो है वो अपनी जान जो है वो गंवा बैठे। वो भी जाते जाते रुक गए कि चलो और नहीं कुछ तो जो है वो अपने मोटरसाइकिल की टैंकी, कारों वाले जो है वो लोग वहाँ पे रुके थे। अब वो गरीब तो नहीं थे। अब आ जाएं आप अपने सवाल की तरफ। देखें, बात ये है कि एक्सीडेंट जो है रोड के ऊपर वो आप उसको किसी तरह से भी जो है वो किसी भी वजह से जो है वो हो सकता है और उसको आप रोक नहीं सकते। अलबत्ता जो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो जिन SOPs को पूरा करे, अगर उनमें कमी हुई तो उसमें जो है वो पूरी तरह से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस प्रोग्राम को करने से पहले सर मैं उस कंपनी के बारे में कुछ अखबारी रिपोर्ट्स का मुताला कर रहा था और उसकी मौजूदगी में ये बात वसूख से कही जा सकती है क्योंकि जो साहब उस कंपनी के करता धरता हैं उनकी रेपुटेशन भी जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस रिपोर्ट में लगाया गया है। क्या ये उम्मीद रखी जाए कि वो जो कंपनी है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की दाई है
जो यहाँ पर आकर के पाकिस्तान में पेट्रोल एक्सप्लोरेशन का काम भी कर रही है, पेट्रोल की तरसील का काम भी उसके ज़िम्मे है, जिसने सिर्फ पेट्रोल की तरसील, और वो भी ईद के सीज़न में, इतने पीक सीज़न में, उसने सिर्फ SOPs को नज़रअंदाज करके चंद रुपयों के लिए आवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, या डच की ये कंपनी भी रेमंड डेविस की तरह हमारे साथ स्पेशल VVIP प्रोटोकॉल दी जाएगी? देखिए, बात यह है कि अगर हम, दरअसल बात यह है कि हर बात को घुमा फिरा के जो है ना वो अपनी जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। रेमंड डेविस की मिसाल हम दे देते हैं और कभी हमने ये नहीं सोचा कि उसकी हकीकत क्या थी। अब ये हम इस कंपनी के पीछे पड़ गए हैं कि वो यहाँ पे आके जैसे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो वो जुर्म कर रहे हैं। बात यह है कि अगर उनके SOP में कोई कमी हुई तो बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया जाएगा। इस मकसद की एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बैठाएगी, वो पूरी डिटेल से इन चीज़ों का जो है वो जायज़ा ले रही है। अगर कोई कंपनी यहाँ पे आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो इस मुल्क की बेहतरी कर रही है, वो कोई गुनाह नहीं कर रही है। बिल्कुल बिला वजह जो है वो किसी ऐसे गुनाह की सज़ा दी जाए जो उसने किया नहीं है। अच्छा सर, इस तरह के मामलात में जो कमेटियां बनती हैं, माजरत के साथ सर एक बात जरा मुझे बताइएगा, इस तरह के मामलात में जिस तरह की कमेटियां बनाई जाती हैं, उसके बाद उन कमेटी मेंबरान की कमेटी निकल आती है, उसके बाद फिर अवाम ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहते हैं, ये क्यों होता है? नहीं, हमने अल्लाह के फजल से जिन लोगों को उस कमेटी में रखा है वो बड़े ही जो है वो सीजन तजर्बाकार, एक उनमें फॉर्मर IG हैं, एक हमारे CMIT के जो है वो चेयरमैन हैं। वो ऐसे लोग हैं कि उनके मतलब कोई ऐसी बात जो है वो इल्ज़ाम तो क्या सोच भी नहीं सकता। वो बड़े ऑनेस्ट और बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। वो जो रिपोर्ट पेश करेंगे इंशाल्लाह वो दुरुस्त होगी। सर, मुल्क के एक मारूफ न्यूज़ चैनल ने भी रिपोर्ट किया है कि जब सानहा अहमदपुर शर्किया के ज़ख्मियों की अयादत के लिए वज़ीर आला पंजाब विक्टोरिया हॉस्पिटल गालबन पहुँचे तो हादसे के मुतासरीन में से किसी शख्स ने फप्ती कसी और वज़ीर आला को ताना दिया। वीडियो में आवाज़ साफ सुनाई देती है कि जाओ पहले मेट्रो बना लो। बात तो ठीक है सर, जितनी मेहनत मेट्रो मंसूबों के ऊपर की जा रही है उसका हाफ भी अगर आवाम की बेटरमेंट पर, बर्न यूनिट कंप्लीशन पर या सेहत आम्मा की सहूलियात की फरामी पर फार फ्लंग एरियाज़ में अगर लगा दी जाती, कुछ तो भला होता लोगों का। ये दरअसल वो जो भी लोहाक जिसने ये भप्ती कसी है, वो मेरा ख्याल है कि वो किसी गलत प्रोपेगंडे का जो है वो ज़हनी तौर पर शिकार हुआ होगा। ये इंतहाई गलत और अहमकाना प्रोपेगंडा है, और ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग जो है वो ऐसे जाहिलाना तरीके से ये प्रोपेगंडा करते जा रहे हैं कि जी वो देखें जी वो बर्न यूनिट के, हॉस्पिटल के, स्कूल के पैसे जो है वो ऑरेंज लाइन पे लगा दिए। ओ भाई, ऑरेंज लाइन पे जो पैसे हैं वो चाइना की जो कंपनी वहाँ पे ऑरेंज लाइन बना रही है वो इन्वेस्ट कर रही है, और वो लोन है, सॉफ्ट लोन है जो आपने 25 साल में जो है वो अदा करना है और वहाँ से आप अर्न करके अदा कर सकते हैं। उसका किसी हॉस्पिटल से, किसी स्कूल से कोई तल्लुक ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो ऐसी यानी तस्सब की ऐनक पहनते हैं कि वो प्रोपेगेंडा करते चले जाते हैं। सर, एक और न्यूज़ चैनल ने भी रिपोर्ट किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब अहमदपुर शर्किया पहुंचे तो उनको हटो बचो का शोर इतना था, उनको सिक्योरिटी ने इतना तंग किया हुआ था कि वो मुतासरीन से या तो मिल नहीं पाए या दीदा दानिस्ता लोगों ने उनको, यानी आसपास के लोगों ने उनको मिलने नहीं दिया। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आमद के बाद मुतासरीन ने दो हमदर्दी के बोल ना बोलने का शिकवा भी किया। ये बिल्कुल गलत बात है। ये भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ही अजीब बात है। वज़ीर आज़म जो हैं वहाँ पे ये आप ही के चैनल्स के ऊपर वो फुटेज चली हैं, मैंने देखी हैं, और अखबारात में तस्वीरें छपी हैं। बाकायदा वो हॉस्पिटल में गए हैं, लोगों को मिले हैं, उनको उन्होंने चेक भी दिए हैं। तो सर वो लोग कौन थे जो शिकवा करते हुए पाए गए थे? लवाकीन थे, उनसे खिताब भी किया है। जी, वो कौन लोग थे जो शिकवा करते हुए पाए गए थे? मेरे पास कुछ क्लिप्स मौजूद हैं, अगर आपके पास टाइम है तो मैं चलाऊं। देखिए बात ये है कि वहाँ पे जो है वो कोई एक आदमी तो मुतासर नहीं हुआ था। यानी आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 200-250 लोग जो है वो मुतासर हुए थे। आप 200-250 की फैमिलीज़ का आप हिसाब लगाएं तो वहाँ पे वो 1,500-2 हज़ार आदमी बन जाता है। लेकिन उनमें हर ख़ानदान से एक आदमी को जो है वो वहाँ पे बिठाया गया होगा, जहाँ पे वज़ीर आज़म ने उनके साथ अफसोस किया, दुआ की, इज़हार हमदर्दी किया या उनकी मदद की। अब अगर जिन लोगों को मिलने का मौका नहीं मिला, उनमें से अगर किसी ने बात की और उसका आपने क्लिप बना ली है तो वो उसका इस पूरी एक्सरसाइज के ऊपर तो कोई
जो है वो हर्फ नहीं आता कि जी ये हुआ नहीं है। ठीक है। ये अच्छा हुआ सर, है, एक और वो बयान बिल्कुल मेरे पास मिले मौजूद है हैं, शाह महमूद उनके कुरैशी साथ और यूसुफ अफसोस रजा किया है। गिलानी साहिबान का। फरमाते हैं जनूबी पंजाब की महरूमियां सामने आ गई, हुकूमत सौतेलों जैसा सुलूक बंद कर दे। क्या फरमाएंगे मुख्तसर 1 मिनट के अंदर अगर आप जवाब दे सकें ताकि मैं वक्फे पे जाऊं। इन्होंने उन मजलूमों के साथ होने वाले जुल्म को अपनी घटिया सियासत की खातिर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इलेक्शन में वो लोग जो है ना वो इनके गलों में जूतों का हार डालेंगे और इनकी इस हरकत का जो है इनको उससे ज़्यादा मौसर जवाब देंगे जो उन्होंने 2013 में दिया था। राइट नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे तल्ख़ शीरीं गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे, मगर यहाँ लेना एक कमर्शियल ब्रेक के दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून पंजाब। राना साहब, कैप्टन सफदर साहब की जायदाद से मुताल्लिक एक खबर मेरे पास मौजूद है जो बताती है कि कैप्टन सफदर साहब के पास इस्लामाबाद में एक प्लॉट है तो, लेकिन उसकी मालियत है महज 2.5 लाख रुपए। ये आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इतने भोंडे मजाक की ज़रूरत क्या थी? और अगर मैं 3 लाख की ऑफर इस प्रोग्राम में करूँ तो कुछ हो सकता है सर? देखिए, बात ये है कि आप जितने में कोई चीज़ ख़रीदते हैं वो आप उसी की मालियत को जो है वो शो करते हैं। मेरा जो आबाई घर है वो को तकरीबन उसकी 2 करोड़ रुपए इस वक्त मालियत है, लेकिन वो 2880 रुपये में मेरे वालिद साहब ने ख़रीदा था। तो मैं तो जब उसकी मैंने अपने जो है वो गोशवारा भरा है तो जितने में मेरे वालिद ने ख़रीदा हुआ जो रसीद मेरे पास है मैंने उतने ही पैसे लिखे हैं। ये हो सकता है वो इस्लामाबाद का जो प्लॉट है वो कैप्टन सफदर साहब को 2.5 लाख में मिला हो और बाद में उसकी कीमत जो है वो 2, 4, 5 साल बाद जो है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फाइल जो डिफेंस में 30 लाख की बिकती है वो 2 साल बाद पता करें तो वो फिर करोड़ों में होती है। ये तो प्रॉपर्टी में जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है सर, आपने अपने एक हालिया बयान में पीपल्स पार्टी का दिल जलाया है। आप फरमाते हैं मौसम खिज़ां से पहले ही पीपल्स पार्टी में पतझड़ शुरू हो गई। सर, पतझड़ और खिज़ां का ये मौसम तो आपकी जमात भी देख चुकी है, जिसके बाद तमाम आपके साथी, तमाम नहीं काफ़ी सारे लोग मुशर्रफ ब इस्लाम हुए थे, उसके बाद फिर अब उनको धो धुला करके और फिर आपने GIT के पीछे लगाया हुआ है। देखें, बात ये है कि मैं बावजूद इसके कि कुछ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के जो है वो PTI की तरफ जा रहे हैं, मैं इसके बावजूद समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक सियासी जमात है, उसकी बड़ी जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए। नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कल तक मुशर्रफ साहब के साथ थे और आज हुकूमती दिफा में कमरबस्ता हैं और बात कर रहे हैं एंटी पीपल्स पार्टी, एंटी GIT, एंटी वॉटएवर। देखिए, बात यह है कि अब सियासत में जो है वो हर तरह के लोग होते हैं, तो फिर इन लोगों को आप जो है वो ठीक है, पीपल्स पार्टी में, PTI में, PMLN में, हर जगह पे ये लोग मौजूद हैं, तो आप इसको अब उनको हम मुल्क से तो बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये तो एक अपनी जगह पे ये चीज़ है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का फिर हर किसी को मालूम भी जो है वो होता है। सर, इसी बयान में आप आगे चलकर फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी का शिराजा बिखर चुका है, आइंदा इलेक्शन में PP को पंजाब से ढंग का उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात हुई तो बता रहे थे कि एक ढंग का उम्मीदवार था लेकिन वो पंजाब का वजीर कानून है और नून लीग में शामिल हो चुका। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो इस वक्त पंजाब में काफ़ी जो है वो मुश्किल सूरत हाल का सामना है। और रही बात आज से कोई 25-26 साल पहले, अगर मेरी आप बात कर रहे हैं तो उनको याद करवाइएगा कि मैंने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा था। पीपल्स पार्टी ने जो है वो मुझे ज़हद सरफराज के कहने पे उसे टिकट दे के मुझे कहा था कि इसको कंधों पे उठाओ। जब मैंने नहीं उठाया तो मुझे पीपल्स पार्टी से निकाला गया। मतलब था। गेम टिकट का ही है ना सर, कोई भी दे दे, PTI दे दे। वो नहीं, बात ये नहीं है कि जो है वो ज़हद सरफराज, उसका क्या ताल्लुक था पीपल्स पार्टी से? वो तो ज़ियाउल हक की कैबिनेट का मेंबर था, वो हमारे ऊपर वहाँ पे जुल्म करता रहा। सर, आखिरी 5 मिनट मेरे पास मौजूद हैं और मुझे 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं जिनका जवाब सिर्फ आप देख सकते हैं। शेख रशीद साहब अपने एक बयान में फरमाते हैं
अदालत से नवाज शरीफ की तलबी की इस्तदा करूंगा। निगरान हुकूमत का फैसला महज चंद हफ्तों में हो जाएगा। नून लीग का एक बड़ा ग्रुप अनकरीब धमाका करने वाला है। मुशर्रफ साहब के आधे साथियों को आपने वजीर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। सर इनको भी कुछ दे दिला के फारिग करें, इतनी डेडलाइंस देते हैं कि अब बोर हो गया हूं मैं। देखिए, बात यह है कि शेख रशीद को मैं ज़ाती तौर पे मेरे सामने की बात है कि ये कुत्ते की तरह पूंछल हिला रहे थे मियां नवाज शरीफ के आगे पीछे, सर जरा और ऑब्जेक्शनेबल जुमला है सर। कर रहे थे। और नहीं, लेकिन वो पूंछल तो हिला रहे थे ना। लेकिन और बात यह है कि ये चाहते थे कि मुझे जो है वो मुस्लिम लीग नून में लिया जाए, और मियां नवाज शरीफ ने इस आदमी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब फिर जो मर्ज़ी वो अपने ज़ुबान से वो बोलता रहे। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस आदमी ने जो सियासत में जिस किस्म की घटियापन का इसने जो है वो लेकिन सर सियासत में कुछ भी मुमकिन है। बाबर अवान साहब पीटीआई में शामिल हो गए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को इमरान खान साहब अचानक पसंद आ गए, वो उनकी जमात में शामिल हो गई, नजरियाती उससे वो मुतासिर हो गई। इसमें तो कुछ भी हो सकता है। नवाज शरीफ साहब और आपके जो कायदीन है शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड है कि जिन लोगों को आवाज़ बुलंद कहा जाता था कि ये कभी भी मुशर्रफ लीग वाले कभी भी हमारे साथ शामिल नहीं होंगे, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग शामिल हुए। उसके बाद उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया गया, बाद में मिनिस्टर बना दिया गया। शेख रशीद में क्यों, क्या ख़ास बात है? नहीं, देखें वो एक इलेक्टेबल्स की जो है वो सूरत होती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने वर्कर्स को किसी जगह पे इग्नोर नहीं किया। अगर किसी जगह पे जगह खाली है, वहाँ पे वर्कर नहीं है, तो वहाँ पे लोगों को एक्सेप्ट किया गया। इस एक एक आदमी की जस्टिफिकेशन के मतलब जो है, मैं पूरे उस प्रोसेस का जो हिस्सा था। अगर हमारा वर्कर वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे कोई भी सोने का भी होके आ जाए, तो वो मुशर्रफ लीग या क्यू लीग वाला कोई एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन अगर जहाँ पे जगह मौजूद है और वहाँ पे पार्टी का वर्कर नहीं है, तो वहाँ पे फिर इन लोगों को जो है वो कंसेशन दी गई है। और यही वजह है कि आज मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी तरह से मजबूत है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बड़ी ताकतवर और बड़ी स्ट्रेंथ से जो है वो 2018 के इलेक्शन को लड़ने जा रही है। देखते हैं सर क्या होता है उस इलेक्शन में। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर कौम को उम्मीद दिलाई है। फरमाते हैं, जीआईटी के फैसले से कबल ही कौम को मुबारकबाद देता हूं। इमरान खान साहब में कुछ भी कहें आप, लेकिन उजलत का एक उनसर तो मौजूद है। नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन की कामयाबी की मुबारकबाद दी उजलत में, उसके बाद फिर वो कुछ हलकों को लेकर के गले पड़ गए और आज तक रोना पीटना चल रहा है। उसके बाद अब उन्होंने एक बार फिर कौम को मुबारकबाद दे दी है। इससे पहले उनको अंपायर की उंगली उठती हुई नजर आ रही थी। ये उजलत इनके लिए नुकसानदेह नहीं है? कोई एडवाइस? देखिए, बात यह है कि ये उन्होंने जो बात की है ना जीआईटी के मतलब, इसका क्लिप आप ज़रा संभाल के रखिएगा। ये 10 के बाद शायद इस क्लिप की आपको जो है ना वो ज़रूरत पड़ जाए। क्यों सर, आपके ख्याल में फिर कोई यू टर्न लेने वाले हैं वो? नहीं, वो यू टर्न नहीं लेंगे, लेकिन वो आज जितनी जो है वो जीआईटी से उम्मीदें बांधे बैठे हैं, तो अगर ये उम्मीदें पूरी ना हुई तो फिर आपको पता कि फिर उन्होंने यू टर्न तो लेना है। उस वक्त ये क्लिप जो है ना ये आपके काम आएगा। आपके ख्याल में सर ईमानदारी की बात बताइए मुझे, जीआईटी में क्या नज़र आ रहा है आपको? कुछ फैसला आने वाला है जो इमरान खान साहब को खुश कर सके या पीटीआई को? नहीं, जीआईटी के पास कोई एविडेंस जो है वो नहीं है। अगर क्या, मैं समझता हूँ कि ये लाजम है कि जीआईटी अपनी रिपोर्ट को जो है वो किसी एविडेंस के ऊपर जो है वो बेस करे। उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, किसी एविडेंस को करेक्ट करने की तरफ वो गई नहीं है। वो गल्फ स्टील मिल का उन्होंने शहादत इकट्ठी करनी थी, वो दुबई गए नहीं, ना वो जद्दा गए हैं, ना वो लंदन गए हैं, वो इधर ही फिर रहे हैं। जब चौधरी जीआईटी वाले बेचारे कहाँ जाएंगे सर? उनको इतनी सहूलियात कहाँ मुयस्सर है? ये तो हमारे हुक्मरानों को ही खासा है, हुकूमतों में होते हैं तो भी ईद करने बाहर जाते हैं। नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनके तहम्मुल का, इनकी मुतहम्मिल मिजाजी का मैं मशकूर हूँ। मैं इनका मशकूर हूँ कि मुझे जानते भी इन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की, मेरे तल्ख़ व शीरीं सवालात का सामना बड़ी खंदा पेशानी से किया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।